तो आज हम बात कर रहे हैं मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी पर। हमारे पास इसकी एक डिटेल्ड समीक्षा है और हम कोशिश करेंगे पैसे से जुड़े उन साइकोलॉजिकल पहलुओं को समझने जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। हाँ, और यही चीज इसे बाकी फाइनेंस किताबों से अलग बनाती है। ये कैसे करें से ज्यादा इस बात पर फोकस करती है कि हम पैसे को लेकर वैसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसा हम करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी दिलचस्प नजरिए को थोड़ा और खोलते हैं। समीक्षा में एक जो मुख्य बात कही गई है वो ये कि पैसों के मामले में आपकी सफलता आपकी होशियारी से ज्यादा आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता सुनने में? हाँ, लगता है, पर यह बहुत अहम नुक्ता है। समीक्षा में बताया गया है कि कैसे हाउसल तर्क देते हैं कि देखिए, बहुत इंटेलिजेंट लोग भी फाइनेंस में बड़ी बड़ी गलतियां कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, जबकि शायद औसत समझ वाले लोग सिर्फ अच्छी आदतें रखकर अनुशासन से वो वेल्थ बना लेते हैं। तो फोकस गणित से हटकर मानसिकता पर आ जाता है। और फिर वो किस्मत और जोखिम वाला एंगल भी है। समीक्षा में इस पर भी जोर है ना, कि क्या सब कुछ हमारी मेहनत का ही फल है? बिल्कुल, और ये अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। समीक्षा में बिल गेट्स का उदाहरण था कि कैसे उनकी शुरुआती सफलता में सही वक्त पर सही कंप्यूटर मिलना वो काफी हद तक एक लक फैक्टर था। हाँ। तो जब हम नतीजों को देखते हैं तो थोड़ी विनम्रता जरूरी है, क्योंकि सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता नहीं है असल में। सही बात है। और ये भी कि हर किसी का पैसे को लेकर अनुभव, उसका नजरिया कितना अलग होता है। जो एक पीढ़ी के लिए शायद बिल्कुल सही था, वो अगली के लिए शायद उतना मायने ना रखे। बिल्कुल। क्योंकि हमारे जो फाइनेंशियल फैसले होते हैं ना, वो हमारे अपने इतिहास, हमारे माहौल, हमारे पर्सनल अनुभवों से बहुत गहरे जुड़े होते हैं। अच्छा। इसीलिए कोई एक अकेली तर्कसंगत या रैशनल सलाह सबके लिए काम नहीं कर सकती। हौसल तो कहते हैं कि रैशनल होने से बेहतर है रीजनेबल होना, वाजिब होना। वाजिब होना, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाना जिसे आप लंबे समय तक निभा सकें। चाहे वो कागज पे एकदम बेस्ट ना दिखे, पर आप उसे सस्टेन कर सकें, वो ज्यादा जरूरी है। समझी। और लंबे समय तक निभाने की बात आई है तो कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि, वॉरेन बफे का जिक्र तो आता ही है इसमें। हाँ, निश्चित रूप से। और यहाँ समझने वाली बात यह है, कंपाउंडिंग का असली जादू सिर्फ अच्छा रिटर्न नहीं है, वो है टाइम, समय। हाँ। बफे की दौलत का राज सिर्फ स्मार्ट निवेश नहीं है, बल्कि दशकों तक टिके रहना। बाजार के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है बस टिके रहना, ऐसा समीक्षा कहती है। समीक्षा में एक और बड़ा दिलचस्प फर्क बताया गया है, अमीर बनना और अमीर बने रहना। ये दो अलग चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल अलग हुनर है ये। जैसे अमीर बनने के लिए शायद आपको थोड़ा ज्यादा जोखिम लेना पड़े, आशावादी होना पड़े। अच्छा। लेकिन अमीर बने रहने के लिए उसके लिए चाहिए थोड़ी विनम्रता, किफायत और शायद थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सावधानी। वो डिफेंसिव गेम ज्यादा है। अटैक और डिफेंस जैसा। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और एक और विचार जो मुझे काफी अलग लगा कि आप कितना कमाते हैं, उससे ज्यादा जरूरी शायद ये है कि आप कितना बचाते हैं, आपकी सेविंग्स रेट। बिल्कुल, सेविंग्स रेट आपके कंट्रोल में ज्यादा है आपके आय के मुकाबले, और वो आपका अनुशासन दिखाता है। और यहीं पर हाउसल की वो सबसे गहरी बात आती है जिसका जिक्र समीक्षा में भी है। कौन सी? कि पैसे से खरीदी जा सकने वाली सबसे कीमती चीज वो कोई महंगी गाड़ी या बड़ा घर नहीं है। तो फिर क्या है? वो है अपने समय पर नियंत्रण, फ्रीडम। वाह, ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है पैसे को लेकर, कि पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं है। बिल्कुल, पैसा आपको अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी देता है। ये सबसे बड़ा रिटर्न है हाउसल के हिसाब से। समीक्षा में कुछ आम साइकोलॉजिकल बायसेस का भी जिक्र है ना? जैसे हम नुकसान से ज्यादा डरते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हाँ, लॉस एवर्जन, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें हैं जो हमारे वित्तीय फैसलों को नेगेटिव तरीके से प्रभावित कर सकती हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कई बार। तो अगर हम इस पूरी समीक्षा को देखें तो किताब की सबसे बड़ी खूबी क्या निकल कर आती है? इसकी सिंप्लिसिटी, कहानियों के जरिए समझाना। हाँ, मेरे ख्याल से वही। ये किसी के लिए भी पढ़ना आसान है, चाहे आपको फाइनेंस का बैकग्राउंड हो या ना हो। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन समीक्षा ये भी कहती है कि शायद इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल गहराई या कोई ठोस एक्शन प्लान नहीं है। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। ये सोचने पर ज्यादा जोर देती है, बजाय ये बताने के कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। ये कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है?
मुख्य बात क्या है जो हमें याद रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनेंशियल सफलता सिर्फ नंबर क्रंचिंग या ज्ञान का खेल नहीं है। ये बहुत ज्यादा हमारे व्यवहार, हमारी भावनाओं और हम दुनिया को कैसे देखते हैं इस पर निर्भर करता है। सही। संक्षेप में कहें तो जैसा समीक्षा बताती है, हाउसल यही कहते हैं कि भाई किस्मत और जोखिम अहम है, हर किसी की कहानी अलग है, लंबे समय तक टिके रहने यानी कंपाउंडिंग में जबरदस्त ताकत है। और अमीर बनना और बने रहना, ये दो अलग अलग स्किल्स हैं। बिल्कुल। और शायद वो सबसे बड़ा सबक, जैसा आपने कहा, पैसे का असली मोल चीजें खरीदना नहीं, बल्कि अपने वक्त पर, अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाना है। किताब की सरलता उसकी ताकत है, पर हाँ, शायद कुछ लोग इसमें और ज्यादा एक्शनेबल सलाह चाहें। निश्चित तौर पर यह किताब पैसे के साथ आपके अपने रिश्ते पर सोचने को जरूर मजबूर करती है। फोकस बिहेवियर चेंज पर ज्यादा है, ना कि सिर्फ निवेश की बारीकियों पर। और अंत में एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। अगर ये मान लें कि पैसे से मिलने वाली सबसे बड़ी दौलत सच में अपने समय पर नियंत्रण है, तो ये एक सोच, ये किसी के आज के वित्तीय लक्ष्यों और फैसलों को कैसे बदल सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात।